हेलो स्टूडेंट, आज इस सेशन में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को समझेंगे और उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है आज केवल उसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है ना, उसकी इंटेंसिटी किसे बोलते हैं। तो देखो बच्चों, पिछले सेशन में हमने कूलम्ब्स लॉ का किया था, है ना, उन चीज़ों को समझा, उससे रिलेटेड चीज़ों को समझा। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर देखें, डिफ़ाइन करें, तो आप देखते हो कि यहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग कर रहे हैं अभी। बेसिकली वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द मूविंग चार्ज, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चार्ज विच इज़ एट रेस्ट, आई मीन स्टैटिक चार्ज, रुका हुआ चार्ज, जो चार्ज मोशन में ना हो। तो जो ही आप किसी चार्ज को रखते हो किसी भी जगह पे, तो वो अपने चारों ओर एक ऐसा फील्ड बना लेता है कि जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आया जाए तो वो एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को फील करता है। आप जस्ट मैग्नेट से सोच सकते हो कि एक मैग्नेट को ऐसे हवा में रखते हैं तो उसके चारों ओर वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर उस मैग्नेट का जहाँ तक भी इफेक्ट होता है, उस एरिया के अंदर जब कोई दूसरे मैग्नेटिक सबस्टेंस को या मैग्नेट को लेके आते हैं तो एक डिफ्लेक्शन या अट्रैक्शन होता है। तो ये जो चीज़ें हैं मैग्नेट से हम समझ सकते हैं। उसी तरह से कोई भी चार्ज जब रेस्ट में होगा तो अपने ऑल अराउंड 3D में समझना है। बेसिकली ये तो प्लेन है, 2D है, तो हम तो यहाँ पे 2D डायग्राम में समझा रहे हैं। लेकिन जब किसी चार्ज को ऐसे हवा में रखेंगे तो अपने चारों ओर ऑल अराउंड वो एक इलेक्ट्रिकल फील्ड बना देगा, एक जिस एरिया के अंदर कि आप इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को कोई दूसरा चार्ज फील कर सकता है। तो अगर हम डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, द रीजन सराउंडिंग अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन इन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, है ना, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये एक मोटा मोटी लैंग्वेज है, आप मैग्नेटिक फील्ड से इसको विजुअलाइज कर सकते हो, आप समझ सकते हो कि क्या है। ठीक है बच्चों, इस पे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आप समझ सकते हो कि एक चार्ज को ऐसे रखा तो एक स्फीयर टाइप का शेप बना देगा, जिसके अंदर कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट को, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ पे फील किया जा सकता है दूसरे चार्ज के द्वारा। लेकिन होता क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट की क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, मतलब उस पॉइंट पे जब हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा, है ना। तो उसी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने का वही एक तरीका है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ पॉइंट इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई आपने यहाँ पे कोई सोर्स चार्ज रखा है सेंटर में और यहाँ पे कोई दूसरा चार्ज लेके आएंगे तो जितना भी फोर्स वो पर यूनिट चार्ज फील करेगा, है ना, यहाँ पे रखा हुआ कोई पॉइंट P पे लेके कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो इस P पॉइंट पे जब हम दूसरे चार्ज को लेके आएंगे तो वो कितना फोर्स फील करेगा। तो इस चीज़ को हम जरा थोड़ा सा ब्रॉड में समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ ए पॉइंट, है ना, को हम जरा डिफाइन करेंगे। कैसे, देखो आप समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम E से डिनोट करते हैं और इसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू होती है दैट इज लिमिट Q0 टेंड्स टू 0 FE अपॉन में Q0। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। बेसिकली ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है, यही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है। अब आप यहाँ पे ये कहोगे कि ये है क्या, आपने ये लिमिट लगा दी, है ना, और फोर्स लिख दिया, फिर इसको
कर लिया। इस चीज़ को थोड़ा हम समझने का प्रयास करते हैं कि सपोज करो कि आपने एक ये पॉइंट है, ये Q है, सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है। सोर्स चार्ज मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट कर रहा है, और हम वहाँ पे एक दूसरा टेस्ट चार्ज को रखते हैं। टेस्ट चार्ज मतलब Q0, बहुत स्मॉल चार्ज होता है, इसलिए हमने यहाँ लिखा Q0 टेंड्स टू 0। Q0 टेंड्स टू 0, ये काफ़ी स्मॉल चार्ज होगा। वो इसलिए काफ़ी स्मॉल रखा जाता है, कंसेप्चुअली समझना पड़ेगा कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि कोई चार्ज जब Q0 टेस्ट चार्ज यहाँ रखेंगे तो उसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, है ना। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को बिल्कुल नॉमिनल बनाने के लिए, कम बनाने के लिए, बिल्कुल नेग्लिजिबल बनाने के लिए, ताकि हमें तो सोर्स चार्ज के कारण, ये जो सोर्स चार्ज है इसके कारण यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो निकालना है। लेकिन अगर ये चार्ज बड़ा होगा, Q0 टेस्ट चार्ज अगर बड़ा होगा तो ये खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ बना देगा, और फिर वो एक ओवरऑल इम्पैक्ट जो आप सोर्स चार्ज के कारण वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हो उसमें आपको दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि दो इलेक्ट्रिक फील्ड मर्ज हो जाएगा और फिर स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए ये जो टेस्ट चार्ज है टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, मतलब नेग्लिजिबल हो, बहुत छोटा चार्ज हो, और जिससे कि इसकी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड नेग्लिजिबल हो। तो डेफिनेशन कहता है कि किसी भी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है, वहाँ पे जो टेस्ट चार्ज रखते हैं, Q0 इज द टेस्ट चार्ज, वो जो फोर्स फील कर रहा है उसको फिर टेस्ट चार्ज से आप डिवाइड करो, मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। और इसको आप मैथमेटिकली बोलोगे कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज। मतलब आप ऐसे समझो कि अगर किसी ने अगर आपने यहाँ पे टेस्ट चार्ज को 10 कूलम मतलब 10 कूलम लिया और आपने कुछ फोर्स फील किया, 10 कूलम चार्ज को P पे रखा और आपने कोई फोर्स फील किया, तो उस फोर्स की स्ट्रेंथ अगर Fe है तो उसको 10 कूलम से डिवाइड कर दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ आ जाएगी। मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज मतलब 10 से डिवाइड कर दिया तो यूनिट चार्ज वहां पे क्या फोर्स फील करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट। यही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी यूनिट चार्ज किसी पॉइंट पे जो फोर्स एक्सपीरियंस्ड करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ दैट पॉइंट। ये इंपॉर्टेंट है। और चार्ज भी कैसा टेस्ट चार्ज आपको लेके जाना है, बहुत छोटा चार्ज, तब वो एग्जैक्ट वैल्यू आ पाएगा। क्यों आएगा, मैंने समझा दिया कि बड़ा चार्ज रखोगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का हो गया। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझें कि अगर हमने यहाँ पे दोनों के बीच की डिस्टेंस r हो, टेस्ट चार्ज Q0 और सोर्स चार्ज कैपिटल Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो क्या फोर्स फील किया जा सकता है। कूलम्ब्स लॉ लगाते हैं तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, K Q0 इंटू Q अपॉन में R, यही फोर्स फील करेगा। और इस फोर्स को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है उस पॉइंट पे, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है। इस P पॉइंट पे, P पॉइंट है यहाँ पे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम क्या करेंगे, फोर्स पर यूनिट चार्ज निकालनी होगी, है ना, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पर यूनिट चार्ज। तो इसको Q0 से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, Q0 अपॉन में R स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय Q0। तो आप देखो ये Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला निकल के आ रहा है Q अपॉन R स्क्वायर, K की वैल्यू रख दो 1/4πε0, है ना। ये सारे चीज़ जो हो रहा है एयर में हो रहा है, ये सोर्स चार्ज बच गया अपॉन में R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैक्सिमम यूजेबल फार्मूला है वो ये है, हम ज़्यादातर यही फार्मूला यूज करते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, किसी पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा उसका फार्मूला हो गया, उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ये होगी। सोर्स चार्ज हमें पता होना चाहिए, टेस्ट चार्ज आप जहाँ पे रख रहे हो उससे उसकी क्या डिस्टेंस है, बाकी ये K जो है सो कांस्टेंट है यहाँ पे।
एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस फार्मूला को भी आपको समझना है कि जो फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू QE। ये फार्मूला भी इंपॉर्टेंट है, यहीं से निकल के आ गया Fe इज इक्वल टू Q0 इंटू E। तो कोई भी चार्ज जब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट की स्ट्रेंथ और उस चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो उस पे लगने वाला फोर्स भी पता चल जाएगा। ये फार्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बिल्कुल याद कर लेना है। ये फार्मूला हो गया, ये फार्मूला हो गया, ये सारी ये यहाँ हमने प्रूव कर रखा है इसको। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फार्मूला निकल के आ रखी है, जो निकाला अभी हमने, तो ये आपको यहाँ पे समझ लेना है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ किसी पॉइंट की और उस पॉइंट पे रखे जाने वाला चार्ज कितना फोर्स फील करेगा, ये चार्ज Q, तो ये फार्मूला होता है Q इंटू E। वो जो चार्ज आप रखोगे Q उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पॉइंट पे जिसकी स्ट्रेंथ E है, तो वो जो फोर्स फील करेगा Q इंटू E फोर्स फील करेगा। यहाँ पे कन्फ्यूजन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये जो फील्ड क्रिएट हो रहा है ये किसी सोर्स चार्ज के द्वारा हो रहा है। जैसे यहाँ सोर्स चार्ज है, आपने Q0 चार्ज रखा, तो अगर आप F है और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड, सोर्स चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, और जो आपने टेस्ट चार्ज रखा वहाँ पे Q0 रखा, और उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर E है जो सोर्स चार्ज ने जनरेट किया है, बट कैपिटल Q ने जो जनरेट किया है, उसके कारण जो उस पॉइंट की स्ट्रेंथ है वो E है, हमने E का डेफिनेशन से, और आपने जो चार्ज रखा वो Q0 है। तो जो फार्मूला निकल के आता है फोर्स का कि ये जो Q0 चार्ज है ये कितना फोर्स फील करेगा उस पॉइंट पे, तो वो इतना फोर्स फील करेगा। ये हमारा यहाँ पे एक मकसद था करने का। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे बच्चों आपको यहाँ समझना है, ये सारी कहानी जो है आप एक स्टोरी की तरह देखो, एक इंटरेस्ट लेके देखो, है ना, और समझते हुए देखो तो आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज सज़ा हो जाएगा। जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, है ना, तो आपके लिए सज़ा हो जाएगा, और इंटरेस्ट लेना शुरू करोगे तो आपको अच्छा लगेगा, यू विल फील गुड, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ बनना है ना, और बनने के लिए आपको भी पता है थोड़ा मेहनत, थोड़ा हार्ड वर्क, थोड़ा लगन, थोड़ा पैशन चाहिए, तभी आप लाइफ में कुछ बनते हो। हम किसी अच्छे, जो कोई IAS हो गया, कोई IPS हो गया, या कोई IITN हो गया, कोई डॉक्टर हो गया, उसको सफल होते हुए तो नहीं देखते कि सफल होने के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया होगा। हम तो उसे देखते हैं कि अरे ये डॉक्टर है, कितना अच्छा लाइफ जी रहा है, ये IAS है, कितना अच्छा इसकी पोजीशन है, कितना पावर है, कितना शोहरत है। IITN कितने अच्छे अच्छे जगह पे काम करते हैं, कितने अच्छे अच्छे रिसर्च में भी कुछ जाते हैं और कुछ नई चीज़ें लेके आते हैं, समाज को देते हैं। तो ये सारी एक स्ट्रगल होती है उसके पीछे, उसको हम नहीं देखते, हम केवल ये देख लेते हैं कि वो तो बहुत अच्छा ही है। तो एक बहुत अच्छा ओहदा लेने के लिए, बहुत अच्छा पोजीशन बनाने के लिए, समाज को कुछ देने के लिए आपको भी एक सेक्रीफाइस, एक मेहनत, एक मोटिव, जहां आप बहुत ज़िंदगी में पैसा कमाना चाहते हो, तो किसी के लिए पैसा कमाना मोटिव हो सकता है। तो उस पैसा को अर्न करने के लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत होगी, नॉलेज की ज़रूरत होगी। तो आप IIT में गए, वहाँ से आपने अच्छा एजुकेशन लिया, नई टेक्नोलॉजी सीखी, है ना, और वहाँ से आपने फिर कुछ नया क्रिएट किया, तो वहाँ से आपको काफ़ी पैसे आए, काफ़ी बड़े लोग हो गए, बड़े आदमी बन गए, पैसे वाले बन गए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, तो ये आपको एक लगन होना चाहिए कि मुझे भी करना है, और वो स्ट्रगल भी करना है, एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो स्ट्रगल है तो मुझे स्ट्रगल भी करनी है। खैर ठीक है, मैं थोड़ा स्पीच देने लगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम और समझ लेते हैं। हमने कूलम्ब्स लॉ में समझा था कि फोर्स, है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। तो यहाँ समझेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। तो बड़ा सिंपल सेम चीज़ है, जो वहाँ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस में आपने देखा, वही सेम चीज़ यहाँ भी है कि ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस,
है ना, नंबर ऑफ चार्जेस होना चाहिए तभी सुपरपोजिशन होगा, इज डिफाइंड एज वेक्टर सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच रिस्पेक्टिव चार्ज इंडिविजुअली एट दैट पॉइंट व्हेन ऑल अदर चार्जेस एज्यूम टू बी absent। अब इसको थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कैसे यूज होता है। हालांकि आप लोगों ने फोर्स का देखा होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं। मान लेते हैं हम तीन चार्ज का एग्जाम्पल लेते हैं कि वी हैव 3 चार्जेस। ऐसे नंबर ऑफ चार्जेस में हो सकता है, n नंबर ऑफ चार्जेस हो तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हर जगह यूज हो सकता है। तो ये एक चार्ज Q1 है, यहाँ पे Q1 चार्ज है, यहाँ Q2 चार्ज है और यहाँ पे Q3 चार्ज है। तो हम देखते हैं कि ये Q2 चार्ज के कारण यहाँ E2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना, Q3 चार्ज के कारण E1 इलेक्ट्रिक फील्ड बना, ये 2 इलेक्ट्रिक फील्ड बना। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की इस चार्ज के कारण P पॉइंट पे यहाँ P पॉइंट है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी, इस कुछ पॉइंट की इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दैट इज E1। और Q2 चार्ज के कारण ठीक अपने लाइन ऑफ एक्शन में वो एक स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में E2 इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। दोनों की स्ट्रेंथ हम वेक्टरली ले लेंगे कि E1 है और E2 है, जो हम इधर E1 और इधर E2। तो Q1 और Q2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से दोनों की वेक्टरली ऐड करेंगे, तो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा आपको। तो हमने लगाया तो ये एक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जिसका नाम हमने दिया E1 प्लस E2। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 2 चार्ज के कारण, Q1 और Q2 के कारण। Q1 चार्ज ने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड बनाएगा, क्योंकि Q1 पॉजिटिव, हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि Q1 पॉजिटिव है, तो ऑलवेज आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनेगा। Q2 के कारण भी ऑलवेज पॉजिटिव चार्ज होगा, तो E2 आउटवर्ड बनेगा। और इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से लगा के ये हमने रिजल्टेंट निकाल दिया, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, और ये डायगोनल जो होगा दोनों वेक्टर के बीच से जाने वाला ये जो डायगोनल होगा, ये हमारा रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो कहने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ गया E1 प्लस E2, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है 2 चार्ज के कारण। अब तीसरे चार्ज की कहानी यहाँ पे थोड़ी शुरू होती है, और उसको भी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा सा यहाँ डायग्राम में थोड़ी सी ये आएगी, उसको थोड़ा देखना आप। अब मान लो यहाँ पे Q3 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को देखना आप। Q3 चार्ज को यहाँ से ऐसे ज्वाइन करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण बनेगा दैट विल बी आउटवर्ड लाइक दिस, ऐसा बनेगा। ये E3 हो गया, Q3 चार्ज के कारण E3 इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया वेक्टरली आउटवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का हमेशा आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज का ऑलवेज इनवर्ड, चाहे वो फोर्स हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो। अब एक वेक्टर हमारे पास ये रहा E1 प्लस E2, जो ये वाला है डॉटेड लाइन आप देख रहे हो ना, ये वाला हमारा E1 प्लस E2, 2 का हमने रिजल्टेंट निकाल लिया था Q1 और Q2 से के कारण, तो हमें एक नया वेक्टर मिल गया था दैट इज E1 प्लस E2 वेक्टर, है ना, ये एक रिजल्टेंट वेक्टर मिला था। अब हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों के हेल्प से एक पैरेललोग्राम ऐसे ड्रॉ करेंगे, और इनके डायगोनल को हम यूं ऐसे मिलाएंगे। तो ये रिजल्टेंट किसका आ गया, ये रिजल्टेंट आ गया, ये देखो E1 प्लस E2 एक वेक्टर, नया वेक्टर मिला था हमें, और ये E3 है, Q3 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। तो ये जो भी जब वेक्टर मिला हमें, ये नया वाला जो वेक्टर मिला जिसमें हमने बहुत सारे एरो लगा दिए, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल 3 चार्जेस के कारण, या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कह लो आप, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके किसके कारण, तो E1 प्लस E2 वेक्टर के कारण हमने लिया था पहले, और इससे एक नया वेक्टर मिला हमें ये E1 प्लस E2,
नया वेक्टर मिला, और E1 प्लस E2 एक वेक्टर लिया और एक वेक्टर E3 लिया, फिर हमने यहाँ पे E3 को भी वेक्टर लिए ऐड कर दिया, तो हमें एक रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो बहुत सारे एरो लगे हुए हैं, ये मिल गया। इस तरह से Q4 ले लो, Q5 ले लो, n नंबर ऑफ लो, तो वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इस तरह से लगते चले जाएंगे और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आते चला जाएगा। तो अभी इस चीज को हमें वो करने की जरूरत नहीं है, इस चीज को बस एक कॉन्सेप्चुअली मैंने समझाया आपको कि वेक्टर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगा के बहुत सारे चार्जेस के कारण हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। हमने 3 चार्ज से दिखाया, आप चार्ज बना लो, चार्ज ले लो, 10 चार्ज ले लो, 20 ले लो, कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस ले लो आप, तो ऐसे ये आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड हो सकता है। लेकिन एक चीज आपको याद रखना, ये जो हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी तक, वो डिस्क्रीट चार्ज पढ़ रहे हैं। डिस्क्रीट चार्ज का मतलब क्या हुआ कि एक एक यूनिट, एक चार्ज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब स्कैटर्ड चार्ज है, कंटिन्यूटी में चार्ज नहीं है ना। कब एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, एक चार्ज यहाँ है, मतलब एक एक इंटीजर के फॉर्म में चार्ज है ना। तो ये डिस्क्रीट चार्ज के कारण हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन देख रहे हैं, या कूलम्स लॉ भी हमेशा डिस्क्रीट चार्ज के केस में लगता है। लेकिन क्या अगर चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तो क्या ये कूलम्स लॉ का या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वहाँ पे हमारा काम करेगा क्या? हमें उसको भी देखना है कि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कहना क्या मतलब ये है कि ये मान लो एक चार्ज रॉड है जिस पे चार्ज है, ये एक रॉड है जिस पे चार्ज है, पूरे पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ पे ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। डिस्क्रीट चार्ज तो ऐसा होता है, एक चार्ज यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नंबर में काउंट हो जाएगा 1 2 3 4, चाहे इन्फिनिटिव नंबर हो, लेकिन वो हम नंबर में, लेकिन इसमें आप नंबर में नहीं काउंट कर पाओगे क्योंकि चार्ज कंटिन्यूटी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या ऐसे में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कर पाएंगे क्या? नहीं। हमें यहाँ पे एक अलग मेथड है और उस मेथड को हम नेक्स्ट सेशन में समझेंगे और बहुत 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 ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिकली फॉर जेईई, नीट एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सीबीएसई के लिए तो समझना ही है उस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि आपका टारगेट केवल 12th पास करना नहीं हो सकता। लाइफ में आपकी टारगेट होगी कि भैया मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं डेटा साइंस पढ़ूंगा, मैं एआई पढ़ूंगा, कुछ नया करूंगा। लेकिन नॉलेज मस्ट होगा। तो आपकी एक जो टारगेट है कि मुझे जेईई करनी है और नीट करनी है, ये एक बहुत अच्छा टारगेट है, इसको करना चाहिए और एक दिल से करना चाहिए। तो हम उसी के ओरिएंटेशन में ये पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। अभी 12th की पढ़ाई के साथ साथ हम उस लेवल को भी आपको अचीव करवाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आपको उस चीज़ को भी, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी बड़े ही सीरियसली देखना है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों, आप इस चीज़ को अच्छे से समझना। ये डिस्क्रीट चार्ज का हमने पढ़ा अभी। चार्ज जब इंटीजर्स के फॉर्म में 1 2 4 10 20 50 100 1000 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, इंडिविजुअल चार्जेस। और यहाँ कोई इंडिविजुअल चार्जेस नहीं है, वो डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, वो होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस रॉड में एग्जाम्पल, या किसी सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। तो वहाँ पे उस टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अभी इस चीज़ को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लेना। सो बच्चों, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और दूसरे को भी खुश रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी भी लाइफ में अपने पेरेंट को नहीं भूलना है। ये आप बना लो, जितना पेरेंट की आप रिस्पेक्ट करोगे, गोल अचीव करना, टारगेट अचीव करना लाइफ में उतना आपके लिए ईजी रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।